दोस्तों आप सब लोगों का इस मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस मास्टर क्लास में हम बात करेंगे कि जब आप अपने क्लाइंट को बजट देते हैं या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बजट बनाते हैं तो उस टाइम पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको डिजाइनिंग की फीस कैसे चार्ज करनी है, क्योंकि बहुत ही सारे नए डिजाइनर्स के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि डिजाइनिंग की फीस को वो किस तरीके से बताएं। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंटीरियर डिजाइनिंग के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनको कंप्लीटली करने के लिए आपको नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कंप्लीट एक अच्छा डिजाइनर बनने के लिए आपको 20% ही आपकी जो नॉलेज है और जो आपके जो अनुभव है वो जरूरी होते हैं, और 80% कुछ और चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती हैं उन सब चीजों के अलावा, जिनके बारे में जो हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और बेसिकली आपकी ना स्ट्रेटेजी कैसी है, आपके प्रोजेक्ट को लेके प्लानिंग कैसी है, और इन सब चीजों पर डिपेंड करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना स्मूथली और इफेक्टिवली चलेगा। तो सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो जो डिजाइनर होता है और जो क्लाइंट होता है दोनों एक साथ जो है कोलैबोरेशन दोनों का हुआ होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लाइंट को जो है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा भी इन्वॉल्व नहीं करना और बिल्कुल ज्यादा जो है वो आउट भी नहीं करना है। और जब डिजाइनर जब किसी भी क्लाइंट की साइट पर जाता है तो सबसे पहला काम होता है कि वहां पे स्पेस को एनालाइज करना और क्लाइंट्स की जो नीड है उसको समझना, क्योंकि क्लाइंट के माइंड में जो है कोई भी एक सिंगल स्पेस उसके माइंड में नहीं होता। तो क्लाइंट्स के कुछ पॉइंट्स को सुन करके ये डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके क्लाइंट के हिसाब से क्या चीज सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो उनको सजेस्ट करे। और ये डिजाइनर का टास्क है कि एक बेस्ट लेआउट जो है वो क्रिएट करके दे और स्पेस को वो अच्छे से निकाल करके दे। तो इन सारी चीजों पे जो है सबसे जो इनिशियल जो काम होता है वो डिजाइनर का यही रहता है। फिर सेकेंड चीज जो कि डिजाइनर को समझनी है कि जो स्पेस है पर्टिकुलर वो कौन बंदा यूज करेगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं, अगर कोई क्लाइंट बताते हैं कि मेरे को किचन रिनोवेशन का काम करना है। अभी जो किचन है ये आपकी घर की किचन भी हो सकती है, आपकी रेस्टोरेंट की किचन भी हो सकती है, फिर घर में भी अलग अलग उसके यूज हो सकते हैं। और किचन में तो हमने जो है ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स बना रखा है कंप्लीटली, बिल्कुल जीरो से लेकर एंड तक डिजाइनिंग में अब को किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में जो है आपके जो क्लाइंट की जो नीड है उस पर्टिकुलर स्पेस को लेकर के, और वो वहां पर क्या चीज बनाना चाह रहा है, उसका पर्पस क्या है, ये चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये जो प्रोग्रामिंग भी है ना, इसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी में आपको जो वहाँ के जो फ्लोर प्लान्स हैं उनको कलेक्ट करना है, आपको साइट पे विजिट करना है क्लाइंट के साथ, आपको जो है जो फील्ड पे जो चीजें हैं जितनी उनको ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है उसको ऑब्जर्व करके एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है। फिर क्लाइंट की क्या क्या स्ट्रक्चर्स के जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या चीज डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर कहाँ पे कॉलम कहाँ पे बीम है, ये सारी चीजें भी जो है नोट करनी है। और क्लाइंट की जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी है, क्योंकि देखिए कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हैं तो हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक मिशन होता है, और जो भी मिशन आप जब कंप्लीट करते हैं तो उससे पहले जो है सामने वाले जिसका आप मिशन कंप्लीट कर रहे हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए कई बार आपको क्लाइंट के साथ जो है वो इंटरव्यू भी करने पड़ सकते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग के स्टेप 1 में तो आ गया कि आपको जो इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी है। फिर सेकेंड चीज में आते हैं एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है कि जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितने भी आपने प्लान्स बनाए हैं, क्लाइंट से आपने सारी चीजें पूछी हैं, अब उन सब चीजों को एनालाइज करने का काम आ चुका है। और इसी के साथ साथ ही जो बबल डायग्राम आपको बना करके देखने की बबल डायग्राम किस तरीके से बनते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप बताना, तो इसके ऊपर भी जो है एक वीडियो हम क्रिएट कर देंगे। और पर्टिकुलर गिवन स्पेस में कितनी नीड्स हैं और नीड्स को हम कैसे फुलफिल करेंगे। तो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद जो इसमें जो थर्ड चीज आती है वो आती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसका डॉक्यूमेंटिंग करना। तो क्लाइंट के जो भी मिशन या फिर गोल्स हैं उनको जो है आपको समझना है, और फिर उनके फ्यूचर जो है वो फ्यूचर के जो जितनी भी गोल्स हैं उसके ऊपर आपको काम करना स्टार्ट करना है। तो ये कुछ चीजें हैं। फिर इसमें एक आता है आपको स्केड्यूल बनाना है कि आपने जो भी काम जैसे करना है पूरा प्रोजेक्ट, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको ब्रेक कर देना है, और क्या क्या उसमें काम है, कौन कौन से जो टीम्स है वो एक साथ काम कर सकती हैं, और इतना टाइम में जो हमें ये काम करना है, इतना टाइम में हमें ये काम करना है। तो ये काइंड ऑफ जो है मैनेजमेंट का पार्ट है, जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत ही एफिशिएंसी से होगा। तो ये बेसिकली सिंपल सा रूल है कि किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप ब्रेक करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप एक कंप्लीट चपाती आप पूरी नहीं खा सकते, लेकिन आप छोटी छोटी चपाती करके जो है आप 2-3 चपाती भी जो खा जाएंगे, लेकिन एक चपाती अगर आपको कोई बोलेगा पूरा एक बारी में खाइए तो वो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके लिए आप जो है इस वीडियो में आए हैं, और वो है बजट। तो देखिए बजट जो है किसी भी प्रोजेक्ट का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है,
और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके फिनिशेस और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है बजट। और कितना बजट जो है आपके प्रोजेक्ट का होगा, तो वो देखिए अगर हम बात करें तो अगर कोई बंदा गुजरात से वीडियो देख रहा है तो वहां पे एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, अगर कोई दिल्ली में देख रहा है तो डिफरेंट सिनेरियो होगा, और अगर उत्तराखंड में देख रहा है तो डिफरेंट सिनेरियो होगा। तो मैं जो हूँ आपके साथ कुछ फ्रेमवर्क्स को शेयर करूंगा और कुछ बहुत ही यूजफुल टिप्स बताऊंगा बजट को लेकर के, जिनका अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी बजट के मामले में मात नहीं खाएंगे। तो देखिए बजट जो होता है ना आपका किसी भी प्रोजेक्ट का, कोई भी प्रोजेक्ट हो इंटीरियर्स में, बजट जो है दो पार्ट में आप उसको जो डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका हार्ड कॉस्ट और एक होता है आपका सॉफ्ट कॉस्ट। अब जैसे कि आपका कंप्यूटर में एक आपका हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जिन पार्ट्स को आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिन पार्ट को आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसे यूज कर सकते हैं, और वो जो है आपकी प्रॉब्लम्स को लाइट कर देता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो इसमें देखिए जो आपका हार्ड कॉस्ट आती है आपके इंटीरियर्स प्रोजेक्ट में, तो इसमें आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई, फिक्सचर, फर्नीचर, इक्विपमेंट जितने भी हो गए। और सेकंड जो आपकी जो सॉफ्ट कॉस्ट होती है, तो इसके अंदर आपकी जो डिजाइनर की जो फीस हो गई, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीस हो गई, और प्रोजेक्ट में जो भी सडन कुछ ऐसे एलिमेंट सामने आ जाते हैं जो कि आपके अनप्लान्ड होते हैं लेकिन वो निकल जाते हैं, तो उनको सॉल्व करना ही होता है, तो उसको भी जो हम सॉफ्ट कॉस्ट के अंदर ही हम कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली डिजाइनर का जो सबसे प्राइमरी जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि जो हार्ड कॉस्ट का जो आपका बजट है उसको वो क्लाइंट के बजट के हिसाब से जो है वो क्रिएट करे। तो देखिए जो स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसमें आपको पूरी तरीके से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या है कि इनिशियल स्टेज पे जो डिजाइनर होता है ना, एक टर्म होती है बाल पार्क। तो बाल पार्क जो टर्म है, इसका मतलब होता है कि अपने पास्ट के जो प्रोजेक्ट के बेसिस पे उनका कितना खर्चा है, तो वो स्मॉल प्रोजेक्ट में अपने एक अनुमान यानी जैसे गैस बोलते हैं, तो उसके हिसाब से एक लमसम अमाउंट को वो निकाल देते हैं। और जितने भी छोटे प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें जो कोटेशन निकाली जाती है, फिर जो बजट जो कंसीडर किया जाता है वो इसी तरीके से ही किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो है ना काफी खतरनाक है। लेकिन अब दोस्तों फिर एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर कोई स्टूडेंट वीडियो देख रहा है जिसने पास्ट में कोई काम ही नहीं करा हुआ है, अब वो अपने पास्ट के किस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट को वो बजटिंग करेगा उसकी। और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोगों को कहते हुए कि वो कहते हैं कि हमने बजट दिया था ठीक, और जब काम हुआ तो वो इतना खर्चा आ गया कि मेरे को उल्टा जेब से ही देने पड़ गए। तो वो सिनेरियो कब बनता है? तो देखिए अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इतनी ज्यादा डेंजर बन जाती है कुछ कंडीशंस में, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बजट को आपके बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि आपका इन्फ्लेशन हो गया और डिफरेंट मार्केटिंग कंडीशंस हो गई। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन तो ये हो गया कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया और क्लाइंट की तरफ से बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। अब जो प्रोजेक्ट आपने सोचा कि 2-3-4 महीने में हो जाएगा, अब वो जो प्रोजेक्ट है 8-9-10 महीने तक वो खिंच गया। अब जब इतना खिंचेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है आपका जो मटेरियल की कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। अब आपने जो कोटेशन दे रखी होगी वो आपने 3 महीने के हिसाब से दे रखी होगी, और उस टाइम पे जब दी थी तो अलग कोटेशन थी। अब 9 महीने बाद हर मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई, तो वो जो सारी कॉस्ट है वो आपके बजट को बिगाड़ देती है। फिर जो मैंने आपको मार्केटिंग कंडीशन बताया, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम है, तो इस टाइम पे क्या है कि आपका प्रोडक्शन काफी कम हो गया, तो उस केस में आपका जो माल है उसकी शॉर्टेज अगर हो गई है तो भी जो है प्राइस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं। फिर एक और सिनेरियो निकल कर ये आता है, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट करा, अब जहां पर आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, वो ऐसा एरिया है कि वहां से आप अगर सामान लेने जाते हैं जो कि उस प्रोजेक्ट में लगेगा, तो वो लोकली नहीं अवेलेबल होता है, तो वो आपको काफी दूर से जाकर के लेने जाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपका टाइम लग रहा है, आपका फ्यूल लग रहा है, और आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, आपकी एनर्जी लग रही है, और सामान की जो कॉस्टिंग है जो भी आप उसमें यूज करेंगे उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ रही है। और अगर मान लिया इमरजेंसी में अगर आपको सामान अगर मान लिया खत्म हो जाए, लाना पड़े, तो आपको फिर से इतना दूर जो है वो जाना पड़ेगा, और इतना दूर जब आप जाएंगे तो फिर से आपका सेम जो ये सारे खर्चे बढ़ेंगे, और इतनी देर जो आपकी लेबर जो खाली बैठेगी वो अलग। तो ये जो सारी चीजें, इसको आपको जो है प्लान करके चलना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आपको एक्सपीरियंस भी है और एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ एजम्पशंस लेकर के एक लमसम एक आइडिया निकाल देते हैं, तब भी जो है ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए अगर आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, आपने कहा कि इतने टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको उसमें ये भी लिखवाने के क्लाइंट की तरफ से अगर मान लिया प्रोजेक्ट अगर डिले होता है तो भी जो है हम कॉस्टिंग को बढ़ाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए जब प्रोजेक्ट हम करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे हिडन कुछ कॉस्ट होते हैं जो कि सडन आपके सामने भूत की तरह आ जाएंगे और आपके बजट को वो हिला देंगे। तो उन फैक्टर्स के बारे में
हम बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको कितना लेना है और किस तरीके से लेकर के चलना। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजाइनिंग में जो इमरजेंट एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ता है वो। तो देखिए, जब आप बजट बनाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं जिसको कि आप ऐड करना भूल जाते हैं, और अगर आप स्टार्टिंग फेज में अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना पहला, तो ये डेफिनेटली ये मिस्टेक होगी ही होगी। तो आप जितना भी टोटल आप बजट निकालते हैं, तो जो इमरजेंट एक्सपेंडिचर है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो सडन जो बहुत सारी चीजें आप भूल गए होंगे, तो वो जो आप टोटल बजट का 5 से 10% एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बजट जो है वो 1 लाख का दिया है, तो इसमें जो है जो हिडन जो कॉस्ट है डिजाइन एलिमेंट के, वो 5 से 10,000 के बीच में एक्स्ट्रा उसको ऐड कर लीजिए। और अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, और बिगिनर होकर के आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको जो है आप 10 से 15 या फिर 15 से 20% के बीच में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप काफी कुछ चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, तो बहुत सारी चीजें आप जो है मिस उसमें कर देंगे, तो इस परसेंटेज को आप जो 5 से 10 से बढ़ा भी सकते हैं। फिर इसमें सेकंड आता है कंस्ट्रक्शन इमरजेंट एक्सपेंडिचर। तो आपको कुछ जो पैसा है, कुछ जो बजट है, वो आपको रिजर्व करके रखना है अननोन कंडीशंस के लिए, जब आप रिनोवेशन कर रहे होते हैं किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का। अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे कि आप मान लिया कोई रिनोवेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने कहा कि मेरे को ये जो चीज है, इसकी जो फिटिंग है मेरे को उठा के यहाँ से यहाँ करनी है। अब उस केस में हो सकता है कि आपने कहा कि ठीक है, पाइप्स को हम चेंज करेंगे, तो पाइप्स को हम चेंज करेंगे तो हमारा इतना खर्चा आ जाएगा। लेकिन जब आप उसे एक्चुअल में प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये हो सकता है कि वो जो पाइप है वो काफी ज्यादा डैमेज हो और उसे जो है आपको चेंज ही करना पड़े। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है अननोन कंडीशंस बन जाती हैं रिनोवेशन के टाइम पे। तो इसके लिए जो आपको ओवरऑल एस्टीमेट का 5 to 15% आपको एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर लेना चाहिए, जो भी आप एस्टीमेट बनाते हैं। फिर इसमें थर्ड आता है ऑनर इमरजेंट एक्सपेंडिचर। तो इसमें देखिए, आपको जो भी ऑनर है जिनका आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज उनको प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में बोल दीजिए कि जो भी आप एस्टीमेट मान के चल रहे हैं, तो आप उसका 5 to 15% एक्स्ट्रा आप जो है एक बैकअप प्लान जो है वो बना करके चलिए। और आप ऑनर को ये भी बता दीजिए कि ये जो 5 से 15% का जो हमने एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, अगर बिल्डिंग आपकी काफी ज्यादा पुरानी है, तो ये जो आपका बैकअप जो एक्स्ट्रा जो रिजर्व है, इसको आप जो है 20 या फिर 25% भी एक्स्ट्रा मान करके चल सकते हैं। फिर दोस्तों, आपको 3 से 5% टोटल एस्टीमेट का एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। वो इसलिए कि अगर मान लिया प्रोजेक्ट जब होता है, तो अगर मटेरियल्स की कॉस्ट अगर बढ़ती है या फिर लेबर की कॉस्ट बढ़ती है, तो वो जो कॉस्टिंग है वो आपकी इसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ फ्रेमवर्क है जिसका कि आपको ध्यान रखना है और कुछ थंब रूल्स है। और बेसिकली बात करें आपके प्रोजेक्ट की, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो हर जगह पे डिफरेंट वेरी कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे कि एक स्टैंडर्ड की क्या प्राइस रेंज होती है किस मटेरियल्स की, तो इसके ऊपर भी जो हम एक सेपरेट कोर्स बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स को कवर करते हुए उनके क्या स्टैंडर्ड प्राइसेस है, तो वो जो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। अगर आप वो कहेंगे तो उसके ऊपर भी जो है हम एक कोर्स बनाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मुझसे क्वेश्चन कि जब हम एज अ डिजाइनर काम करते हैं, तो हमारी कितनी फीस होनी चाहिए, और क्या जो है एक स्टैंडर्ड फीस होती है किसी भी डिजाइनर की जब वो डिजाइनिंग का काम करता है। तो देखिए, एज अ डिजाइनर अगर बात करें, तो आप तभी सर्वाइव कर पाएंगे कि जो भी आपने फी स्ट्रक्चर दिया है क्लाइंट को, जब क्लाइंट और आप दोनों जो है उस फी स्ट्रक्चर के ऊपर एग्री होते हैं, तो ही जो है आपका भी काम बनेगा और तो ही जो है आपका क्लाइंट का भी काम बनेगा। और सबसे ज्यादा कि तभी जो है आप सर्वाइव कर पाएंगे, एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस पे। देखिए, अगर हम एज अ डिजाइन डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, तो कोई भी ना ऐसा कुछ टर्म नहीं है कि स्टैंडर्ड फीस वाली ऐसी कोई भी चीज नहीं होती कि आपको बिल्कुल इस चीज को फॉलो करते हुए आपको एक स्टैंडर्ड फीस आपने बता दी और उसी चीज को आप फॉलो करते हुए चलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। डिफरेंट टाइप के फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और किस कंडीशन में आपको कौन सा फीस स्ट्रक्चर यूज करना है, तो उसके बारे में जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके रिनोवेशन के आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर आपके कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में क्या है कि अब जैसे आप ले लीजिए, मान लिया सेम एरिया आपका एक बेडरूम का और सेम एरिया आपका एक ज्वेलरी का है, तो देखिए, ज्वेलरी के काम में बहुत ज्यादा डिटेलिंग्स हो जाती है और बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें होती है। तो सेम एरिया दोनों है, लेकिन आप सेम एरियाज को एक तरीके से जो है आप उसका फी स्ट्रक्चर नहीं दे सकते। तो देखिए, सबसे पहले फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये जो है काफी ज्यादा कॉमन आपका फी स्ट्रक्चर है और इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। और
और इसमें क्या होता है कि आपका जो भी एरिया है उसमें डिजाइनर बोल देता है कि इतने रुपए स्क्वायर फीट का मेरा रेट है, और जो भी आपका एरिया होगा उसको इस मेरी फीस से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी उसमें आपका कैलकुलेट करके आएगा मैं उसमें काम कर दूंगा। और दोस्तों ये जो फीस स्ट्रक्चर है इसका यूज आप तब करते हैं जब प्रोजेक्ट जो है एक आपका इतना उसका साइज है कि जब आप उसका अपनी इनिशियल जो फीस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिसेंट अमाउंट आपका जो है वो बन जाए। अब इसमें भी फिर एक और सिनेरियो बनता है, ऐसा नहीं है कि आपने अपना एक रूल निकाल दिया कि इतने रुपए स्क्वायर फीट आपका प्राइस है जिसको कि आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे। इसमें भी अगर एरिया जो है जहाँ पे कि आप काम कर रहे हैं वो अगर एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है तो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में अगर आप सेम आप स्क्वायर फीट वाला जो अमाउंट है उसको अगर आप ऐड करेंगे तो वो जो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पर जो है कम एरिया के साथ भी जा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको अपनानी पड़ेगी। जैसे मान लिया 1000 स्क्वायर फीट का एरिया तो उसके लिए जो आप कोट करते हैं 50 रुपीज स्क्वायर फीट, और यही अगर आपका एरिया जो है 2000 स्क्वायर फीट का तो उसके लिए जो है आप 40 रुपीज या फिर 35 रुपीज पर स्क्वायर फीट का जो प्राइस है वो आप चार्ज कर सकते हैं। और यही अगर आपका जो एरिया है वो 500 है तो उसके लिए जो है आपका 100 रुपीज स्क्वायर फीट का जो आपका प्राइस है उसको चार्ज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है आपका जो प्राइस है वो वेरी कर सकता है आपके एरिया के हिसाब से। फिर सेकंड जो फीस स्ट्रक्चर निकल के आता है वो है परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, कि आपका टोटल आपका जो भी खर्चा आएगा तो उसका जो है 5%, 4%, 7% वट जितना भी परसेंटेज है वो जो है आपको पे करना पड़ेगा। फिर इसमें सिनेरियो ये निकलता है कि अगर सामने वाला क्लाइंट जो है वो इतना ज्यादा लग्जरियस आइटम नहीं यूज कर रहा है, बहुत ही सिंपल आइटम्स के साथ जा रहा है, तब जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप ये जो परसेंटेज वाला जो आपका जो कॉस्ट है अगर इसमें आपको बहुत ज्यादा आपकी कम फीस बन रही है तो फिर जो आप अपना फीस स्ट्रक्चर को जो है इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि आपके जितने एफर्ट्स हैं वो उस सारी चीज़ों को जो है वो आपकी फुलफिल कर दें। और नो डाउट अगर आपका जो क्लाइंट है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस आइटम उसको सिलेक्ट कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर्स में वो आपका पैसा लगा रहा है तो जितना ज़्यादा वो अमाउंट लगाएगा तो उतना ज़्यादा ही जो आपकी फीस भी बनेगी। तो उस कंडीशन में जो है आपकी डेफिनेटली ये जो परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वाली कॉस्ट है काफ़ी अच्छी रोल प्ले करेगी। फिर इसमें दोस्तों थर्ड टाइप की जो कॉस्ट निकल के आती है, इसमें क्या होता है कि आपका जो भी मटीरियल्स क्लाइंट को चाहिए होते हैं तो वो जो है डिजाइनर उनको परचेज करवाता है या फिर उनको वो ला करके दे देता है। जितनी भी आपकी फर्निशिंग आइटम्स होती हैं और जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं आपकी कारपेंट्री से रिलेटेड, आपकी पिक्चर फ्रेमिंग से रिलेटेड, आपकी प्लम्बिंग से रिलेटेड, तो उसमें क्या है वो सारी सर्विसेज को देता है और फिर उसको जो क्लाइंट को रीसेल कर देता है और उसके ऊपर जो कुछ परसेंटेज जो है अपना कंपनसेट उसमें डिजाइनर अपना लगा देता है कि वो जो उसने टाइम और जो एफर्ट दिए उसके वो चार्ज जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा एड ऑन करके अपना परसेंटेज ऑफ मार्जिन सेट करके वो क्लाइंट को बताता है। फिर इसमें निकलता है 4 टाइप का फी स्ट्रक्चर जिसमें कि जो डिजाइनर होता है वो आर्ली बेसिस पे जो है अपने चार्ज लेता है। अब इसमें क्या है कि अगर मान लिया 1 या फिर 2 घंटे का ही काम है, अगर साइट पे जाना है तो उस कंडीशन में वो आर्ली बेसिस पे भी जो है अपने चार्ज रख सकता है। अगर उसके एक मिनट की अगर वैल्यू है तो इस तरीके से भी जो है वो काम कर सकता है। लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में आर्ली बेसिस का जो है इतना कल्चर नहीं है। ये ज्यादातर फॉरेन में होता है कि फॉरेन में कि आपका आर्ली बेसिस पे जो है आपका चार्ज करते हैं जो भी बंदे अपनी सर्विसेज वहां पे देते हैं। तो लेकिन दोस्तों अगर डिजाइनर के पास अगर काफी सारी साइट्स है, मल्टीपल साइट्स, और उसको ये फील होता है कि अगर मैं किसी एक साइट पे जाता हूँ और पर विजिट का अगर मैं मान लिया इतना अमाउंट लेता हूँ तो उस कंडीशन में सामने वाला क्लाइंट जो बहुत ज्यादा टाइम को खर्च करता है मेरा और बहुत ज्यादा टाइम को खींचता है, तो और बाकी जो साइट्स हैं वो रह जाती हैं। तो उस कंडीशन में जो है वो आर्ली बेसिस का जो है अपना फी स्ट्रक्चर रख सकता है। और उसमें क्या कि क्लाइंट को अगर पता है कि मेरा 15 मिनट का ही टाइम है तो वो 15 मिनट ही जो है वो ले करके उसको वो छोड़ देगा, ज्यादा खींचेगा नहीं, क्योंकि क्लाइंट को पता है कि अगर आर्ली बेसिस पे जितना ज्यादा उनको बिठा करके खींचेंगे तो उतना ही जो उनका जो मीटर है वो चलता रहेगा। तो अगर मान लिया बहुत ज्यादा साइट्स हैं तो और वहाँ पे पर्टिकुलरली टाइम नहीं दे पाते हैं और बहुत सारी साइट विजिट्स के ऑफर आते हैं तो आर्ली बेसिस के ऊपर भी जो अपना फी स्ट्रक्चर डिजाइनर रख सकते हैं। और ये आर्ली बेसिस वाला जो फी स्ट्रक्चर है तब भी काम आता है मान लिया कोई मटेरियल का सिलेक्शन करवाने लेके जाना है या फिर कोई टाइल्स पसंद करवाने लेके जानी है, कोई पत्थर पसंद करवाने लेके जाना है, तो वहां पर भी जो है ये स्ट्रक्चर काफी अच्छा काम कर सकता है। फिर निकल के आती है 5वीं टाइप की फी स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है फिक्स्ड फीस। तो ये जो एक लमसम एक अमाउंट जो है आपका डिजाइनर बता देता है, इसको बेसिकली अगर हम देसी भाषा में बोलते हैं इसको बोलते हैं चुकता। अगर हम बोलते हैं कि चुकता आप बताइए कि चुकता आपको कितना लेना, तो उसमें आपका स्क्वायर फीट और सारी चीजों को साइड रख के पूरा एक ठेका ले लीजिए। तो ये जो है शुद्ध देशी भाषा में इस तरीके से बोला जाता है जिसको कि फिक्स्ड फी या फिर फ्लैट
फ्लैट फी के नाम से जो है जाना जाता है। अब इसमें क्या है कि आर्ली बेसिस और इन सब से जो है बिल्कुल आउट होकर के आपका जो है इतना एक अमाउंट बता दिया, और उसमें आर्ली बेसिस में कोई मतलब नहीं है। अब इसका बेनिफिट देखिए दोनों को ही मिलता है। अगर एक फ्लैट फीस बता दी कि मान लिया 2 लाख रुपए में आपको रूम तैयार करना है लमसम, और इसमें क्या है कि अब इसमें डिजाइनर की भी जो है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको जो है इतने में सारा काम करके देना होता है, और जो क्लाइंट है उसकी सरदर्दी भी कम हो जाती है कि अब सारा काम जो है इन्होंने देखना है। अब उस केस में क्या है, डिजाइनर फटाफट मतलब कम से कम टाइम में, अब ये मतलब नहीं है कि वो 7 दिन में करे, 10 दिन में करे, 5 दिन में करे, 4 दिन में करे। अब उसमें क्या है कि इतने अमाउंट है, अब चाहे आप कितने भी दिन में करके दो तो उसमें क्या है कि फटाफट फटाफट जो है वो काम खींचता है। लेकिन इस केस में एज अ क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको जो है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टाइम पे अगर फिक्स्ड फीस अगर दे दी है तो उसमें सामने वाला बंदा ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज देखना जरूरी है। और अगर मैं बात करूं डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको ये भी देखना है कि फिक्स्ड जो फीस मैंने बताई है तो उसमें कुछ चीजें जो उनको पहले से ही खोल लेनी है, क्योंकि फिक्स्ड फी में क्या होता है फिर क्लाइंट सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिजाइनर को निचोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा उसको साइट विजिट करवाई जाए। उनको पता है कि इतना अमाउंट ही देना है, अब उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा जो है निकाला जाए तो वो निकाल ले। तो ये जो कुछ कैपिंग्स है कि इतनी साइट विजिट होंगी, इतना होगा, तो कुछ कैपिंग्स जो आपको खोल लेनी है आपका जो फ्लैट फी वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ अपना, कि अभी एक बंदे ने कोटेशन बोला तो मैंने उनको बोला कि आपका एलिवेशन हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की ड्राइंग हो गई, आपका प्लान हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया, तो ये जो सारी चीजें हैं आपका 30 रुपीज स्क्वायर फीट के अंदर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा 30 रुपीज स्क्वायर फीट में जो है वो मतलब आप सारी चीजें करके दोगे, है ना। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा सारी चीजें नहीं, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये, क्योंकि अगर आपने उनको अगर ये चीज कहा कि हाँ ठीक है, उस टाइम पे आपने बोल दिया कि सारी चीजें जो आपको करनी है, तो उस केस में क्या है कि वो बाद में ये भी पॉइंट उठा सकता है कि आपने सारी बोला था और ये जो इंटीरियर्स के जो 3D और जो वर्किंग से ये भी उसी के अंदर ही आती है। तो आपको स्पेसिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस रेट में आप ये चीजें देंगे आप। फिर इसी के साथ साथ ही आपकी डिटेलिंग्स भी मैटर करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सेम एरिया का अगर घर है और सेम एरिया का एक रेस्टोरेंट है, सेम एरिया के आपका ज्वेलरी शोरूम है, तो तीनों के ही प्राइस जो है वो अलग अलग होंगे, क्योंकि तीनों के साइज भले ही एक है लेकिन डिटेलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मास्टर क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली।